हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम विकास सोनी आईपी है। आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब के इस सेशन के अंदर। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, लाइव में दिक्कत आ रही है एक दो दिन से, इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आपके लिए। और इसके अंदर आज हम यूनिट जो आपका फर्स्ट चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला कंसेप्ट हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया था। कैपेसिटेंस के टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा कंडक्टर्स का बिहेवियर पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे जाएं तो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक का नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में बेसिक बेसिक सी बातें बहुत ज़्यादा जरूरी है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसको डिस्कस करने के बाद आगे हम कैपेसिटेंस के टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं हेडिंग बनाना चाहूंगा। देखो एक्चुअल में आपको बुक्स में किस तरह से हेडिंग मिलती है, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हम कंडक्टर्स को, किसी भी मटेरियल जो कंडक्ट कर सकता है उसको चार्ज देते हैं तो वो किस तरह के बिहेवियर को शो करता है। ठीक है ना। आप जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर लिख सकते हो इस हेडिंग को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स नाम से। वन बाय वन इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं वो ये है। देखिए क्या होता है जब हम एक कंडक्टर को, कंडक्टर यानी मेटल के पीस को, शेल भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो क्या होता है ना। व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इज प्लेस्ड इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बाहर से लगा रखे, उसका अपना नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर इसको रखे तो क्या होगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स बना लिया। तो क्या है सोर्स, तो मैंने इस तरह से दो प्लेट्स बना ली। आप अगर देख पा रहे हैं तो ये मान लीजिए प्लस की प्लेट है, ये माइनस की सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली प्लेट है। इस पूरे पे प्लस का चार्ज है, दूसरे पे माइनस का है। और आपको पता होगा जब इस तरह से चार्जेस होते हैं तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसको अपन दिखाएं वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जैसा मैंने अभी बनाया। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हम इस एक बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को साफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मटेरियल को रखना है, एक कंडक्टर को रखना है। ठीक है ना, मुझे इसके अंदर क्या करना है, एक मटेरियल को रखना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा साफ कर दिया। क्लियर। अब रखते हैं इसके अंदर एक कंडक्टर को। तो मान लीजिए हमने एक इसके अंदर कोई कंडक्टर रख दिया, किसी भी शेप का हो सकता है। अब इस कंडक्टर के अंदर ये तो नहीं कि इसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, चार्ज पार्टिकल है, प्लस माइनस है, लेकिन वो बराबर है। तो जैसे ही तुम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, एक्सटर्नल फील्ड तुम्हें दिख रहा होगा ना, ये एक्सटर्नल फील्ड तो ये प्लेट्स वाला फील्ड है कुछ इस तरह से। मैं उसको फिर रिप्रेजेंट कर देता हूँ ई वेक्टर से। ठीक है, आप चाहो तो इसको ई नोट लिख सकते हो। ई नोट का मतलब है यहाँ पर अप्लाइड फील्ड। बेटा जी क्या मतलब है यहाँ पर, अप्लाइड फील्ड। जो हमने प्लेट्स लगा के रख के एक फील्ड अप्लाई किया, किस पे अप्लाई किया हमने, इस कंडक्टर पे अप्लाई किया। अब होगा क्या, इस प्लस की, देखो ये प्लेट प्लस की है क्योंकि इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस है, आप देख पा रहे हो, और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर इस तरफ। अब आप मुझे बताएं कि जैसे ही तुम इसके अंदर इस कंडक्टर को रखोगे, इस प्लस वाले की वजह से इसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इधर की तरफ मोशन स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन सारे इधर की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। क्यों आना स्टार्ट कर देंगे तुम मुझे बताओ, क्योंकि यार कंडक्टर है, चार्ज कैरियर्स मूव कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए इधर प्लस की प्लेट भी है। भैया काम स्टार्ट हो गया। इस तरफ कौन आने लग गई, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आने लग गए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लग गया, और अब इधर चार्ज नेगेटिव कम होता जा रहा है तो यहाँ पर प्लस का आने लग गया। ऐसा कब तक होगा मुझे बताओ, कब तक होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो जैसे ही आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग। अब देखो मूव कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है वो मूव कर सकते हैं। क्यों मूव कर सकते हैं, क्योंकि यार कंडक्टर्स की बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव प्लेट साइड की तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, प्लेट साइड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, अंदर इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर भी आ गया, उसको मैंने लिख दिया ई आई। ठीक है ना। ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज इंड्यूस ऑन द सरफेस, दोनों तरफ, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। ठीक है ना, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, चार्ज इंड्यूसेस, एंड हेंस
इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस, और उसको मैंने क्या मान लिया, EI मान लिया। लेकिन एक बात सुनो, क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर मूव करते रहेंगे इस कंडक्टर के अंदर? तो इस हिसाब से तो यार इलेक्ट्रॉन इधर लगातार मूव करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे इस तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते रहेंगे, अब वो फर्दर और इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेंगे। अब मुझे छोटी सी बात बताओ, देखो ये प्लेट खाली है, इस पे कुछ नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए किसी वजह से इधर आ गया, ठीक है, इस प्लेट पे माइनस आ गया। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले वाला उसको रिपेल करेगा, जब तीसरा आएगा तो 2 रिपेल करेंगे, चौथा आएगा तो 3 रिपेल करेंगे। तो जैसे जैसे इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इधर उसको रोकने के लिए एक फील्ड सेटअप हो रहा है। आप क्या देखोगे, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन हो जाती है। क्या हो जाता है, एक कंडीशन अक्कर, एक कंडीशन ऐसी आती है, इक्विलिब्रियम वाली भी समझ सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स मूविंग। मेरी बात को समझ रहे हो? देखो सबसे पहली बात, कंडक्टर्स के अंदर की कहानी है, तभी तो वो मूव कर पा रहे थे, लेकिन मूव कितनी देर करेंगे, हमेशा थोड़ी करते रहेंगे। एक टाइम आएगा कि वो रुक जाएंगे। कब रुक जाएंगे, जब तक एक्सटर्नल फील्ड जो हमने अप्लाई किया और जो इंड्यूस्ड है वो क्या नहीं हो जाता बेटा जी, बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये काम चलता रहेगा। अब अंदर नेट फील्ड कितना बचेगा, देखो जी हमने अप्लाई तो किया था ईओ, और इंड्यूस कितना हो गया, EI। दोनों को माइनस कर दो। माइनस क्यों किया, क्योंकि अगर आप जरा इस कंडक्टर पे ध्यान दें, अप्लाइड फील्ड तो बाहर की तरफ है E नॉट, और इंड्यूस्ड उसके अपोजिट हुआ EI, तो दो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डिफरेंस करना पड़ेगा इनका। तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा जी, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो अंदर नेट जो फील्ड होगा 0 होगा। तो यहां से एक छोटी सी बात पता लगी, कंडक्टर्स के अंदर फील्ड ही नहीं होता, कंडक्टर्स के अंदर फील्ड नहीं होता। ये कंक्लूजन निकल के आता है। मेरी बात को समझना और ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं तुम्हें इसके अलावा 2 बातें और बताना चाहूंगा इसी सेम प्रॉपर्टी के अंदर। इसी पहली प्रॉपर्टी के अंदर ही मैं कुछ बातें तुम्हें बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले एक छोटी सी बात, आपके पास बेटा जी कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप का, शेप डज नॉट मैटर, कंडक्टर हो तो उसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना। और अगर आप क्या कर दो, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रख देते हो, तब भी उसके अंदर जो फील्ड है वो 0 आ जाएगा। हाँ सरफेस पे हो सकता है फील्ड, अंदर 0 होगा। तो हम किस तरह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैंने एक डायग्राम बना के तुम्हें बताया। देखो मान लीजिए इस तरह से मेरे पास फिर से 2 प्लेट्स है, वही एक प्लस चार्ज वाली, एक माइनस। ये मान लीजिए प्लस वाली है, ये माइनस, यानी इस पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले पे नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने कहा इसके अंदर हमने एक इस तरह से एक स्फीयर को रख दिया। अब आपको पता है अंदर तो फील्ड नहीं होगा, अंदर तो फील्ड 0 होगा, लेकिन सरफेस पे तो होगा। अब सरफेस पे किस तरह का होगा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस प्लस वाले की वजह से यहाँ पर माइनस का इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा जी प्लस माइनस की वजह से प्लस का इंड्यूस हो जाएगा। तो फील्ड लाइनें कुछ आपको जो दिखाई देगी कुछ इस तरह से दिखाई दे सकती है। मैं बना के दिखा दूं, देखो प्लस वाले से बाहर, माइनस वाले की फील्ड लाइन अंदर, है ना जी। प्लस वाले से बाहर, माइनस वाले के अंदर, कुछ ऐसे ही तो लाइनें जाएंगी बेटा जी। सरफेस के भी आप देख सकते हो परपेंडिकुलर है वो, जिस सरफेस पे जा रही है ना। इस तरह से बेटा जी इसके भी बना लेते हैं। देखो यहाँ प्लस से बाहर, माइनस के अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आप इस तरह से इससे बना सकते हो। ये डायग्राम इंडिकेट क्या कर रहा है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, कि लाइनें जो भी हैं वो इस कंडक्टर के बाहर हैं, इसके अंदर नहीं है, क्योंकि अंदर तो फील्ड 0 है, तो लाइनें तो हो नहीं सकती, सिर्फ बाहर होंगी। ठीक है ना। यानी एक चीज और इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट पास फ्रॉम कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती। हाँ इंसुलेटर के अंदर हो सकती है कहानी, इंसुलेटर के अंदर क्योंकि चार्ज मूव नहीं करता, ये उसकी थोड़ी सी कहानी अलग होती है। ये पहला पॉइंट था कंडक्टर से रिलेटेड, आई थिंक सो तुम्हें क्लियर है। नहीं हो बेटा जी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलो दूसरा पॉइंट जो रिलेटेड टू कंडक्टर्स आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या, अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर चार्ज भी नहीं होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई, चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0। अंदर चार्ज ही नहीं होता उसके। तो प्रूफ करना तो बहुत आसान है। कैसे प्रूफ करें, तो हमने कुछ इस तरह से कंडक्टर बना लिया। अब चार्ज अंदर नहीं है तो सरफेस पे होगा, बिल्कुल सरफेस पे होगा। तो मैंने कुछ इस तरह से मान लिया कि भैया इसका कुछ चार्ज है, और हमें पता है अंदर तो फील्ड 0 है। अब हमें पता है फील्ड 0 है,
और अंदर फील्ड 0, तो फील्ड को कैसे निकालते हो तुम मुझे बताओ? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो अब ई 0 है तो भैया इसको भी 0 होना पड़ेगा, यानी क्यू जो है वो भी 0 है। देखो ये ई 0 कहाँ का है? ये ई बेटा जी इनसाइड का 0 है, तो ये क्यू कहाँ का 0 है बेटा जी? ये क्यू इनसाइड का 0 है, यानी इस कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं है, अंदर इस जगह पे ये जो तुम देख रहे हो। हाँ सरफेस पे है, बिल्कुल है, जितना भी होना चाहिए उतना है, अंदर 0। ठीक है, मेरी बात को समझ पाएगी। चलो उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखो, वो भी बहुत आसान है, तीसरे नंबर वाली प्रॉपर्टी इसी से जुड़ी हुई है। चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, चार्ज, देखिए बहुत सारी बातें तुम्हें छोटी छोटी बता रही। चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर ऑलवेज resides on its surface। इसका मतलब कि अगर तुम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो वो सारा सरफेस पे चला जाता है। अरे शो करना कौन सा मुश्किल है, वही अभी सारी कहानी। अंदर क्या है? ई 0 है। अगर बेटा जी अंदर ई 0 है तो अंदर का चार्ज भी 0 है। अगर अंदर चार्ज नहीं है तो कहाँ होगा? तो इनसाइड चार्ज 0 है, देन इट मीन, इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या हुआ? इट मीन चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सरफेस। चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सरफेस, यही तो मतलब हुआ इसका। अंदर नहीं है तो सारा कहाँ है? सरफेस पे। जो भी होगा प्लस माइनस जो भी है वो बेटा जी कहाँ आ जाता है? इसके सरफेस पे मूव होके आ जाता है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैंने आपका, देखो एग्जांपल के लिए मानते हैं, देखो ये कोई स्फीयर है, कोई भी शेप ले सकते हो, कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर मतलब चार्ज मूव कर सकते हैं। तुमने इसको थोड़ा सा चार्ज दिया प्लस का, कोई बात नहीं, रख लिया यार। थोड़ा सा और प्लस का चार्ज दिया, कोई बात नहीं, आ गया। थोड़ा सा और चार्ज दिया। मुझे बताओ यार, तुम जब चार्ज दे रहे हो ये आपस में रिपेल नहीं करेंगे? तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, किधर? तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये भी बाहर भागेगा, ये भी बाहर किधर बाहर भागेंगे यार? सरफेस को छोड़ के थोड़ी जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक चले जाएंगे? सरफेस पे। ये कहाँ चला गया? सरफेस पे। ये कहाँ चला गया? सरफेस पे। मतलब चार्ज सारा सरफेस पे चला जाता है, तो अंदर क्या हुआ? 0 हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर तुम इसको फोर्थ भी बोल सकते हो। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, जिस सरफेस से वो निकल रहा है। शो भी करेंगे एग्जांपल से, ठीक है ना? तो पहले इसको समझते हैं। जैसे ये कोई सरफेस है, सरफेस कैसा भी किसी भी शेप का हो सकता है, उस पे चार्ज भी कैसा हो सकता है। जैसे ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और इस पे मैंने माइनस का मान लिया, और उसके कुछ पार्ट पे प्लस का बना लिया, और कुछ पार्ट पे मैंने माइनस का मान लिया। अब इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी लाइन बनाओगे तुम, देखो प्लस से तो बाहर जाती है लेकिन 90 डिग्री एंगल पे होगी। बाहर तो होगी होगी लेकिन 90 डिग्री पे भी होगी, नॉर्मल होगी। ये चीज आपने ध्यान रखना, ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है। माइनस है तो लाइन परपेंडिकुलर होगी, हाँ अंदर बाहर हो सकती है, वो तो चार्ज ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करती है, लेकिन होगी वो नॉर्मल। यहाँ बनाओ तो इधर की तरफ नॉर्मल, यहाँ बनाओ तो इधर नॉर्मल, यहाँ बनाओ तो बेटा जी इधर नॉर्मल, यहाँ बनाओ तो इधर, यहाँ बनाओ तो अंदर, यहाँ बनाओगे तो अंदर, यहाँ बनाओगे तो 90 डिग्री एंगल पे होगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो, कोई आर्बिट्रेरी टेढ़ा सा लेके चल लो, कर लेते हैं इसको भी प्रूव थोड़ा सा। तो मान लीजिए इस तरह से हमने कंडक्टर ले लिया, उस पे इस तरह से कोई चार्ज बना लिया हमने, और मैंने ये भी मान लिया कि चलो गलती से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से बना लिया, ये इसकी एक अलोंग टेंजेंट एक लाइन खींच ली, थीटा बना लिया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया। अच्छा अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर कंपोनेंट करते हैं तो एक कंपोनेंट बेटा जी इधर की तरफ आया ई कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आया, कौन सा? ई साइन थीटा। अच्छा ई कोस थीटा किधर है, अब मुझे बताओ सर? ई कोस थीटा, ई कोस थीटा इज अलोंग टेंजेंट लाइन। अच्छा ये तो टेंजेंट लाइन के लोग हैं, टेंजेंट लाइन के अलोंग होने का मतलब कि ये फील्ड जो है ना, ये वाला बेटा जी, ये चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा। अभी तुम टेंजेंशियली मूव करो, क्या किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज इस तरह से टेंजेंशियली मूव करते हैं? नहीं मूव करता, हमेशा चार्ज आउटवर्ड बाहर निकलता है। कोई भी कहा रिपेल करेगा तो ऐसे थोड़ी मूव करेगा, ठीक है ना? ई कोस थीटा इज अलोंग टेंजेंट लाइन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं होना चाहिए, टेंजेंट के अलोंग तो होता ही नहीं, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो यानी ये कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए। कौन सा कंपोनेंट? यानी ई कोस थीटा को 0 होना पड़ेगा।
ई कोस थीटा 0 तभी हो सकता है या तो ई 0 हो या तो कोस थीटा 0 हो। अब देखो ई 0 हो नहीं सकता ये वाला, तो इसको ही होना पड़ेगा। कोस थीटा 0 तो तभी होता है जब थीटा क्या हो 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री का मतलब तुम्हें पता ही लग गया कि भैया इस जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा फील्ड, यानी इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इस तरह से कंडक्टर से रिलेटेड तुम्हें पता होनी चाहिए। चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात कर लेते हैं, अगर वो 4 मानते हो तुम उसको। अच्छा, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है बेटा जी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे? देखो हमने कोई इस तरह से कंडक्टर बना लिया, हम इसके सरफेस की बात कर रहे हैं। अच्छा चाहो तो तुम छोटा सा एरिया लेके ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज सीधा बना दो, कोई चक्कर नहीं। अब तुम्हें पता हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। कोस थीटा नॉर्मली है तो प्लस का है तो बाहरी तरफ होगा, सीधा यहाँ पर सीधा लिख देते हैं। इनटू में आपको पता है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ बेटा जी? चार्ज डिवाइड बाय एरिया उधर चला गया, इनटू में एप्सिलॉन नॉट। चार्ज बाय एरिया तो तुम्हें पता है सिग्मा होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही तो बना। अच्छा अगर इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो, अगर बेटा जी ये प्लस है तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बेटा जी वो बाहर की तरफ होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ई वेक्टर इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय सिग्मा इनटू एन कैप। एन कैप लगाने का मतलब आउटवर्ड बाहर है, और अगर माइनस का है किसी पे तो आपको पता है फील्ड अंदर की तरफ होगा। तब आप क्या लिख दोगे? ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस का एन कैप लगा देना। माइनस का एन कैप अंदर की तरफ इंडिकेट कर रही है, अंदर की तरफ है, लेकिन वैल्यू इतनी होगी। ठीक है। अच्छा अब इस प्रॉपर्टी से एक बहुत शानदार रिजल्ट आने वाला है, बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाला है इस प्रॉपर्टी से, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि इससे 2-3 कांसेप्ट नए उभर के बाहर आएंगे। तो मैंने क्या किया, कुछ एरियाज कंसीडर किए। देखो मैंने क्या किया, मान लीजिए ये कोई सरफेस है इस तरह से, ये कोई दूसरा सरफेस है, ये बेटा जी कोई तीसरा सरफेस है इस तरह से। ठीक है। और आपको मैंने कहा देखो इस सरफेस को भी क्या किया गया, चार्ज दिया गया, इसको भी चार्ज दिया गया बेटा जी, और इसको भी चार्ज दिया गया, सबको बराबर चार्ज दिया गया। अब इन सब सरफेसेस के देखो मैंने कुछ पॉइंट बना लिए, यहाँ पर ए पॉइंट बना लिया, यहाँ पर बी पॉइंट बना लिया, यहाँ पर सी पॉइंट बना, सभी पॉइंट्स पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बिल्कुल होगा सर। इस पे अगर फील्ड देखें तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा को लिख सकते हो चार्ज जो इसको गया, और यहाँ का एरिया लेट अस सपोज A1 है इनटू सिग्मा। यहाँ के लिए क्या आ जाएगा बेटा जी? A2 आ जाएगा, यहाँ के लिए A3। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको कि चार्ज बाय एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जाता है। अब इसके अंदर तुम्हें पता है यार एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, और अगर तीनों पे मैंने सेम चार्ज दे रखा है तो क्यों भी सेम हुआ। इट मीन ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के इनवर्सली है। एरिया की इनवर्सली, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर एरिया बहुत कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जहां पर एरिया काफी ज्यादा होगा वहां पर फील्ड वीक हो जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट पे आपको आइडिया लग रहा होगा, कमेंट में आप बताएं मुझे कि इन तीनों पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा। अरे सर एरिया सबसे कम यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगा। तो इस चीज को यूज किया जाता है, इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको छोटा सा समझाता हूँ। पहले तुम्हें पता लग गया होगा जहां पर बेटा जी एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां फील्ड डिक्रीज हो जाता है, जहां पर एरिया कम है वहां फील्ड बढ़ जाता है। कब कब? जब चार्ज क्या हो बेटा जी, सेम हो तब। ऐसा ऐसा होता है। अब इसी लॉजिक का यूज किया जाता है कोरोना डिस्चार्ज जैसे। अच्छा सर कोरोना यहाँ भी आ गया, बिल्कुल, कोरोना डिस्चार्ज मेथड में। कोरोना डिस्चार्ज टेक्निक बोल दो, मेथड बोल दो, और इसको बेटा जी लीकेज ऑफ चार्ज नाम से भी जाना जाता है। लीकेज ऑफ चार्ज बहुत प्यारी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आनी चाहिए कि लीकेज ऑफ चार्ज होता क्या है। कि हम किसी चीज को चार्ज देते हैं वो लीक कैसे हो जाता है। सर चार्ज भी कभी लीक होता है, पानी वानी तो समझ जाते हैं, चार्ज लीक कैसे होगा। चलो इसको समझते हैं। ठीक है। तो दो एग्जाम्पल के साथ देखो, मान लीजिए मैंने एक ये एरिया लिया बेटा जी, और एक ये एरिया लिया। मैंने क्या किया, ये दो कंडक्टर्स ले लिए, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, मान लीजिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर पॉइंट ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम बी दे दिया, पी क्यू नाम दे दो, ए बी भी नाम दे दो, पी क्यू नाम दे दिया। अच्छा इसको चार्ज क्यू दिया गया, इसको भी चार्ज क्यू दिया गया। अब इसके सरफेस पे
अगर इसके सरफेस पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो वो E1 लिखता हूँ, इसके सरफेस पे फील्ड E2 है। कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा? बोले सर अभी अभी बताया कि जहां पर एरिया कम होगा वहां फील्ड ज्यादा होगा, तो यहाँ का फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ का फील्ड कम होगा। यानी जो शार्प पॉइंट्स होते हैं ना बेटा जी, जो शार्प पॉइंट्स, क्योंकि शार्प पॉइंट का मतलब ही एरिया बहुत कम होता है, वहां पर फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब इससे हो क्या जाएगा? अब मैंने तुम्हें समझाया, देखो मान लीजिए बेटा जी ये हवा है, ये जो पूरा पेज तुम देख रहे हो ये एयर है, और तुम्हें पता है एयर में प्लस माइनस हर जगह है, मतलब चार्जेस तो है ना, लेकिन वो न्यूट्रल है, हर जगह है प्लस माइनस। इस तरह से ये मान लीजिए एयर को मैंने दिखा रखा है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसके पास इस तरह से एक प्लेट रख दी, एक प्लेट रख दी जिसपे शार्प पॉइंट्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? शार्प पॉइंट्स बने, और मैंने इसको चार्ज दे दिया मान लीजिए प्लस का, ठीक है ना। चार्ज मैंने दे रखा है, ये लीकेज ऑफ चार्ज बता रहा हूँ तुम्हें पहले मैं, लीकेज ऑफ चार्ज यानी हमने इस मटेरियल को क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है, ये चार्ज है ऑलरेडी। अच्छा अब होगा क्या, अब यहाँ इन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पॉइंट्स का एरिया तो बहुत ही कम है, तो फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी इनके आसपास एक आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इधर टेढ़ा मेढ़ा भी होगा ना, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। अब फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इनके आसपास, कारण फील्ड स्ट्रॉन्ग होने का एरिया वाला लॉजिक। अब अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तुम मुझे बताओ ये प्लस वाला किसको खींचेगा? इन माइनस वालों को अट्रैक्ट करेगा, प्लस वालों को रिपेल करेगा। माइनस वाले को पास खींचेगा, प्लस वाले को दूर धकेलेगा। माइनस को पास खींचा, प्लस को दूर धकेला, कुछ ऐसा ही होगा। यानी ये जो हवा है ना, ये जो हवा, इसके जो न्यूट्रल पार्टिकल थे वो टूटना स्टार्ट कर देंगे माइनस और प्लस में। माइनस वाला ऑटोमेटिक इधर खींचा चला आएगा और प्लस वाला ऑटोमेटिक दूर होता जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा? ये प्लस माइनस सेपरेट तभी हो पाएंगे जब फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जब हमने ये बहुत शार्प ले रखा हो, इनकी वजह से आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप हो जाता है, जो हवा के भी पार्टिकल्स को तोड़ देता है। माइनस के इसकी तरफ आते हैं, प्लस के दूर। अब ये जो माइनस के आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस वाले इस प्लेट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, माइनस के जो आए इस प्लेट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी इस प्लेट पे पहले चार्ज था प्लस का, लेकिन अब वो न्यूट्रल हो गए। अब क्या हो गया बेटा जी, वो न्यूट्रल हो गए, यानी इसका चार्ज तो खत्म हो गया बेचारी प्लेट का। इसी को कहा जाता है लीकेज ऑफ चार्ज। क्या कहा जाता है? लीकेज ऑफ चार्ज। अच्छा साथ ही साथ एक चीज और देखो कि जब इस पे ये माइनस ने आके न्यूट्रल कर दिया, तो बदले में एक प्लस वाला उससे दूर भी तो जा रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे इस प्लेट से ये प्लस बाहर निकल गया हो, मतलब इधर प्लेट का तो गायब हो गया और इधर से ये प्लस बाहर जा रहा है, तो यानी ये लीकेज जैसा अपीयर हो रहा है कि ये प्लस का बाहर निकल गया। यानी एक स्ट्रॉन्ग हवा भी चल पड़ेगी इस प्लेट से बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस की। एक और पेज पे मैं तुम्हें समझाना चाहूँ ये फिनोमिना, देखो अब थोड़ा सा इस तरह से समझो कि स्टार्टिंग में बेटा जी इस प्लेट पे चार्ज था प्लस का, स्टार्टिंग में, ठीक है। हवा को इसने न्यूट्रल कर दिया था, न्यूट्रल को चार्ज बना दिया था, मतलब माइनस वाले पार्टिकल इधर आने लगे, प्लस वाले दूर जाने लगे। इसने ये काम करवाया, इसके कम एरिया से स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ, उसकी वजह से सब ऐसा हुआ। अब ये माइनस क्या करेंगे, ये माइनस जाएंगे और इस प्लस वाले को खत्म कर देंगे, इसको क्या बना देंगे, इसको न्यूट्रल बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा जी? न्यूट्रल। और ये प्लस वाले इससे बाहर जाते रहेंगे। ऐसा लगेगा इस मटेरियल ने प्लस के चार्जेस को अपने से बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमें तो ये मिलेंगे। तो एक तरह की आंधी चल पड़ी इनसे, प्लस के चार्जेस की बेटा जी, ठीक है। इसको लीकेज कहा जाता है। तो इसीलिए आपने सुना होगा जब भी किसी मटेरियल को, किसी कंडक्टर को, कैसा भी शेप हो, अगर तुम वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हो, अगर तुम क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा कर देते हो, तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, आसपास की जो एयर है वो टूट जाएगी, वो आयनाइज हो जाएगी, और उस कंडक्टर का चार्ज का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से आप किसी मटेरियल को ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते, ये समस्या आ जाती है। अच्छा क्या इसका फायदा भी है? तो चलो इसका एक फायदा सुन लेते हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे लाइटिंग कंडक्टर नाम के एक डिवाइस के अंदर। थोड़ा सा मैं तुम्हें यह समझाना चाहूंगा इस चीज को। देखो मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास एक खाली प्लेट है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। देखो प्लेट भी कैसे इस तरह से जिगजैग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से शार्प पॉइंट होने चाहिए, ठीक है ना। इस पे कोई चार्ज नहीं है। मैंने कहा देखो अगर इसके पास एक चार्ज बॉडी आए तो क्या होगा। अब मान लीजिए इसके पास एक प्लस की चार्ज बॉडी अपन लेके आए, ऐसे मान लीजिए बादल ही समझ लो, आगे बादल की टर्म में बताऊंगा तुम्हें इसको, ठीक है। ये कुछ क्लाउड्स ही समझ लो, इस तरह से आए, इस क्लाउड्स की वजह से यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस हो गया बेटा जी, यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस हो गया, और इसके दूसरी तरफ प्लस का, लेकिन वो ग्राउंड में चला जाएगा, अगर वो ग्राउंड से कनेक्टेड है तो प्लस ग्राउंड में चला गया। अब माइनस का इंड्यूस हो गया, ऊपर से ये क्या है, ये तो शार्प पॉइंट्स है,
तो चार्ज है ऊपर से शार्प पॉइंट वाली जगह पे, तो एरिया बहुत कम है, फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ बीच में ये जो रीजन तुम देख रहे हो, बीच में थोड़ा सा डार्क भी करने वाला हूँ, ये वाला, ये जो बीच का तुम रीजन देख रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग होने से होगा क्या, स्ट्रॉन्ग होने से हवा के अंदर प्लस माइनस चार्ज पार्टिकल सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो प्लस वाला नीचे की तरफ आएगा, माइनस वाला ऊपर की तरफ जाएगा। अब प्लस वाला जाके क्या करेगा, ये जो प्लस वाला है बेटा जी, ऐसे बहुत सारे प्लस वाले हवा में बहुत सारे, कोई एक ही थोड़ी होगा, ये क्या करेंगे, इस नीचे इस कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर को, इसको बेटा जी क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और ये माइनस के जो इससे अवे जाएंगे वो क्या करेंगे, वो ऊपर उस क्लाउड को जाके क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। इस तरह से ऊपर वाले का चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी वो चार्ज्ड क्लाउड था, अब वो चार्ज्ड नहीं रहा। ठीक है ना, इसी चीज को बेटा जी कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोना डिस्चार्ज। इस तरह से बादलों के चार्ज को खत्म कर सकते हैं, उसको लाइटनिंग से रोक सकते हैं, बिजली गिरने से रोका जा सकता है। तो इस जुगाड़ को लाइटिंग कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा मेन मकसद है आपको समझाने का, आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा जो मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो। एंड द नेक्स्ट फिनोमेना देखो, कोरोना डिस्चार्ज हमने आई थिंक सो मैंने तुम्हें बता दिया, तुमने पढ़ लिया, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्टर की है 7 नंबर प्रॉपर्टी, आई थिंक सो, है ना। कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा। कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि कोई कंडक्टर है ना, उसके पूरे वॉल्यूम के अंदर, पूरे वॉल्यूम के अंदर v कांस्टेंट रहता है। तो सरफेस पे और सेंटर पे नहीं, पूरे वॉल्यूम के अंदर। सर ऐसे कैसे, क्या अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? बोले सर बिल्कुल जीरो होता है। क्या तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू dv बाई डी आर? सर बिल्कुल पढ़ा है, माइनस भी लगा होता है यहाँ तो। अब आप मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यानी dv बाई डी आर जीरो। dv बाई डी आर जीरो होने का मतलब क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जीरो, इट मीन v रिमेन्स कांस्टेंट, v कांस्टेंट है। बहुत प्यारी प्रॉपर्टी पता लगी कि कंडक्टर्स के अंदर फील्ड जीरो होता है ना, तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट होता है। इसका एक एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से हमने एक स्फीयर बना लिया और मैंने तुम्हें कहा देखो, इस स्फीयर पे कुछ चार्ज भी है। ठीक है, इस स्फीयर की कुछ रेडियस भी है, लेट अस सपोज 2 मीटर इसकी रेडियस है। तुम्हें कहा इसके सरफेस पे, ध्यान से सुना, इसके सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है। ठीक है, और मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इसके सरफेस से काफी दूर है ये, मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल 15 वोल्ट है। ये जो डिस्टेंस तुम देख रहे हो ये 4 मीटर है बेटा जी। तुमसे कहा जाए कि इसके ठीक अंदर यहाँ पर 1 मीटर दूर, 1 मीटर दूर इस पी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर आधा हो जाएगा, कुछ इस तरह से नहीं। तो अभी अभी मैंने एक जुगाड़ बताया, देखो अगर ये कंडक्टर है तो अंदर तो हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, कितना, जितना सरफेस पे। तो सरफेस पे बेटा जी यहाँ 20 वोल्ट है, तो अंदर पी पॉइंट पे भी कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। सिर्फ पी पे नहीं, अंदर तुम अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट बना लो, कहीं पर भी बना लो, हर जगह पोटेंशियल सेम मिलेगा। यही तो प्रॉपर्टी है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होते हैं, पूरे वॉल्यूम के अंदर ही क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज को याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किसी स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, उसके सेंटर से अंदर बताओ कहीं पॉइंट पे, तो उतना ही आएगा जितना सरफेस पे। आप ऐसे याद रख सकते हो कि पोटेंशियल जो अंदर होगा बेटा जी वो किसके बराबर होता है, उतना ही होता है जितना कहाँ पर होता है, सरफेस पे होता है। ये किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ और सिर्फ हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स के लिए कहानी लिखी जाती है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द कंडक्टर्स इज क्या, वी यूज अ फिनोमिना, या समझ सकते हो कि एक फिनोमिना है इस पे बेस्ड, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अच्छा होता क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? अब देखो शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन से, मतलब ढाल हो गया ना, बचाना। किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब फील्ड से। तो अगर हम क्या करते हैं, हम बचाएं अगर, है ना, किसी सर्टेन रीजन को, ऐसे लिख सकते हो, प्रोटेक्टिंग एनी सर्टेन रीजन, या एनी एनी डिवाइस बोल सकते हो, या प्रोटेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बचाओगे, बाय प्लेसिंग इनसाइड कंडक्टर।
आप किसी कंडक्टर के अंदर रख दो, हाँ, तो फील्ड 0 होता है, वो बच जाएगा। जैसे ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है कुछ इस तरह से, और हमें पता है ये अंदर से खाली है होके, तो यहाँ हमें पता है अंदर ई क्या है, 0 है, तो ये अंदर सेफ रीजन है। यहाँ पर किसी भी चीज को रख दोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा रहेगा। तो इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल तुम्हें मैं बताऊं तो आपको ये एडवाइस किया जाता है, यू आर एडवाइज्ड दैट क्या एडवाइस किया जाता है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, ड्यूरिंग स्टॉर्म या थंडरस्टॉर्म जब आता है थंडरस्टॉर्म की, ठीक है, तो उस टाइम या लाइटनिंग के दौरान खासकर आपको ये एडवाइस किया जाता है, एडवाइस दैट स्टे इनसाइड बस और कार। आप बस में है या कार है उसके अंदर है, बाहर मत निकले, खुले में मत निकले। तो बस और कार में ही क्यों रहना है, आप अगर आपको पता होगा, अगर आप एक कार की बात करो या फिर एक बस की अगर हम बेटा जी बात करें, तो जनरली आपने देखा होगा ऊपर वो मेटल का ही तो बना होता है सारा का सारा, और ग्राउंड से भी टच कर रहे हैं तो एक रबड़ के इंसुलेटर से, आप बैठे भी हो तो सीट पे बैठे हो और वो भी आपको पता है इंसुलेटर है, रबड़ की बनी हुई है। अगर लाइटिंग वगैरह होती है, अगर इसके सरफेस पे गिरती भी है तो आपको पता है कंडक्टर है, तो चार्ज जो भी इंड्यूस होगा वो सारा ग्राउंड में चला जाएगा। इनसाइड जो है बेटा जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, तो अंदर वी आर सेफ। तो ये एडवाइस किया जाता है जब बारिश के बाद या बारिश के दौरान बिजली गिर रही हो, तो कहा जाता है या तो घर के अंदर चले जाओ या आप किसी बस या कार के अंदर हो, बाहर खुले में पेड़ के नीचे मत खड़े रहें। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से। एंड एक फिनोमेना तो मैंने आपको बता दिया लाइटनिंग कंडक्टर का, है ना जी, लाइटनिंग कंडक्टर का तो मैंने आपको बता ही दिया बेटा जी, कैसे बादलों से बचाया जाता है। बस जनरली याद रख रहे हैं कि वो कहाँ लगता है, बिल्डिंग्स के ऊपर लगता है काफी बड़ी, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है तो बहुत बड़ी मंजिला, मतलब 30-30 मंजिला इमारत मान लो कुछ इस तरह से, तो उसकी छत पे इस तरह से लगा दिया जाता है बेटा जी एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे छोटे छोटे ब्रश टाइप लगा दिया जाता है, और दूसरी जो वायर है नीचे जाके कहाँ ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। तो ये लाइटिंग कंडक्टर ही होता है जो बचाता है, किससे, लाइटनिंग के स्ट्रोक से बचाता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो ये तो ठीक है सर, बस और कार के अंदर बचना। उसके अलावा बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उनको भी बचाने के लिए मेटल की केस के अंदर रखा जाता है, वो सेम जुगाड़ वही होता है, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ तक की कहानी तुम्हें समझ आ गई होगी जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि लाइव ही पढ़ाने में मज़ा आता है, ऐसे रिकॉर्डिंग में मज़ा नहीं आता। तो आई थिंक सो आज जाके प्रॉपर इंटरनेट सही हो जाएगा, फिर कल से लाइव ही होगी हमारी क्लास। आज आज ही थी ये रिकॉर्डेड, ठीक है ना। तो मिलेंगे कल। तो ये कंसेप्ट को पढ़ना, नोट्स जल्दी आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।